कभी सोचा है कि ये जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, ये एक साथ इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? मतलब बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए, आज इसी जादू के पीछे का जो राज है, उसे समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हमारा डिवाइस ये सब करता कैसे है? इसका जवाब, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही छिपा है। एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जिसे कहते हैं सीपीयू शेड्यूलर। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। देखिए, असल में ये जो मल्टीटास्किंग है ना, वो एक तरह का धोखा है, एक इल्यूजन। हमारा कंप्यूटर असल में एक साथ सब कुछ नहीं कर रहा होता। वो तो बस एक काम से दूसरे काम पर इतनी तेजी से स्विच करता है, इतनी तेजी से कि हमें लगता है कि सब कुछ एक साथ चल रहा है। और ये समझने के लिए हमें सीपीयू आईओ बर्स्ट साइकिल को जानना होगा। देखिए, हर प्रोग्राम को ना चलने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो सीपीयू का टाइम जब वो कुछ कैलकुलेशन कर रहा होता है, और दूसरा आईओ का टाइम जब वो किसी इनपुट या डेटा का इंतजार करता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक ईमेल लिख रहे हैं, ये हुआ सीपीयू का काम। और फिर आप एक फाइल के अटैच होने का इंतजार कर रहे हैं, ये हुआ आईओ का काम। बस यही वो इंतजार का पल है जब शेड्यूलर को मौका मिलता है कि वो सीपीयू को किसी दूसरे काम पर लगा दे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे मल्टीटास्किंग के भ्रम की। फिर देखेंगे कि एक अच्छे शेड्यूलर के क्या लक्ष्य होते हैं। कुछ क्लासिक शेड्यूलिंग रणनीतियों पर नजर डालेंगे और फिर जानेंगे कि आज के मॉडर्न सिस्टम्स इन सबको कैसे चुनते हैं और कैसे एक बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। तो चलिए, एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हमारा सीपीयू शेड्यूलर एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है, और इसका काम क्या है? एक शानदार परफॉर्मेंस देना। और इस परफॉर्मेंस के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ स्कोर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। तो एक अच्छे कंडक्टर, मतलब एक अच्छे स्केड्यूलर के लक्ष्य क्या है? सबसे पहला, वो चाहता है कि सीपीयू यानी ऑर्केस्ट्रा का हर म्यूजिशियन हर वक्त बिजी रहे। फिर थ्रूपुट यानी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा गाने, मतलब प्रोसेसेस पूरे हों। टर्न अराउंड टाइम कम हो, मतलब किसी भी काम को शुरू से आखिर तक खत्म करने में कम वक्त लगे। वेटिंग टाइम भी कम हो, किसी भी प्रोसेस को अपनी बारी का ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। और हाँ, रिस्पॉन्स टाइम यानी सिस्टम को तुरंत जवाब देना चाहिए, लटकाना नहीं चाहिए। लेकिन यहां एक पेच है। ये सारे लक्ष्य एक साथ पूरे नहीं हो सकते। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। सोचिए, अगर हम थ्रूपुट बढ़ाने पर फोकस करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा काम जल्दी खत्म करने पर, तो हो सकता है कि रिस्पॉन्स टाइम बिगड़ जाए। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर बैकग्राउंड में कई बड़ी बड़ी फाइल्स प्रोसेस कर रहा है, तो क्या होगा? हो सकता है कि हमारा माउस पॉइंटर ही अटक अटक कर चले। तो देखा, सब कुछ एक साथ पाना मुश्किल है। ये एक बेहतरीन संतुलन बनाने का ही खेल है। तो सवाल यह है कि ये संतुलन बनता कैसे है? इसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं। इन्हें आप कंडक्टर की अलग अलग कंडक्टिंग स्टाइल्स की तरह समझ सकते हैं। हर स्टाइल की अपनी एक अलग लय है और अपना अलग नतीजा। सबसे पहली और सबसे सीधी टेक्निक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, यानी FCFS। सीधी सी बात, जो पहले आया उसका काम पहले होगा। एकदम ग्रॉसरी स्टोर की लाइन की तरह। सुनने में तो बड़ा सिंपल और फेयर लगता है ना, है ना? पर जरा सोचिए, अगर लाइन में सबसे आगे वाला इंसान पूरे महीने की शॉपिंग कर रहा हो, तो पीछे वालों को तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कंप्यूटर में भी बिल्कुल यही होता है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या SJF। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये एल्गोरिदम हमेशा सबसे छोटे काम को पहले उठाता है। और मजे की बात यह है कि मैथमेटिकली ये साबित हो चुका है कि एवरेज वेटिंग टाइम कम करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसे पता कैसे चलेगा कि भविष्य में कौन सा काम छोटा होने वाला है? अब इस चैलेंज से निपटने के लिए सिस्टम क्या करता है? वो एक तरह से भविष्यवाणी करता है। वो देखता है कि किसी प्रोसेस ने अतीत में, मतलब पास्ट में, सीपीयू का कितना टाइम लिया था, और उसी के आधार पर एक एक्सपोनेंशियल एवरेज निकालकर अंदाजा लगाता है कि अगली बार भी ये लगभग उतना ही टाइम लेगा। जाहिर है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, कोई गारंटी नहीं। और इसके बाद आता है राउंड रॉबिन। ये इंटरैक्टिव सिस्टम्स के लिए, मतलब हमारे डेस्कटॉप्स और फोन्स के लिए, एक बहुत ही फेयर तरीका है। इसमें क्या होता है कि हर प्रोसेस को सीपीयू टाइम का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। इसे टाइम क्वांटम कहते हैं। अपना टाइम क्वांटम पूरा होते ही प्रोसेस को लाइन में सबसे पीछे लगना पड़ता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि कोई एक प्रोसेस सीपीयू पर कब्जा करके ना बैठ जाए और सबको बराबर मौका मिलता रहे। लेकिन राउंड रॉबिन में ये जो टाइम क्वांटम है ना, इसका साइज बिल्कुल सही होना चाहिए। ये एक तरह की गोल्डीलॉक्स प्रॉब्लम है। अगर टाइम क्वांटम बहुत ज्यादा लंबा हुआ तो ये FCFS जैसा ही बन जाएगा, मतलब रिस्पॉन्स टाइम खराब हो जाएगा।
और अगर ये बहुत ही छोटा हुआ तो सिस्टम का ज्यादातर वक्त तो बस एक प्रोसेस से दूसरे पर स्विच करने में ही बर्बाद हो जाएगा। मतलब काम कम होगा और स्विचिंग ज्यादा। तो चलिए इन क्लासिक एल्गोरिदम्स को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। FCFS सिंपल तो है पर इनएफिशिएंट। SGF थियोरेटिकली बेस्ट है पर फ्यूचर नहीं देख सकता। और राउंड रॉबिन फेयर है, रिस्पॉन्सिव है, पर टाइम क्वांटम के साइज पर बहुत सेंसिटिव है। तो सवाल यह है कि असल दुनिया में हमारे मॉडर्न सिस्टम्स क्या करते हैं? तो बात यह है कि असल दुनिया के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इन क्लासिक तरीकों में से किसी एक पर ही टिके नहीं रहते। नहीं, वो इन सब से सीख कर एक कहीं ज्यादा स्मार्ट और हाइब्रिड अप्रोच अपनाते हैं। देखिए, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स सिर्फ एक एल्गोरिदम नहीं चुनते, वो डायनामिक, प्रायोरिटी बेस्ड, मल्टी लेवल क्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। वो सारे कामों को एक ही लाइन में नहीं लगाते, बल्कि कामों को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अलग अलग प्रायोरिटी वाली लाइनों में डाल देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक में अलग अलग लाइनें होती हैं। कुछ काम ज्यादा जरूरी होते हैं तो उन्हें प्रायोरिटी मिलती है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है विंडोज। इसमें अलग अलग प्रायोरिटी क्लासेस होती हैं, जैसे रियल टाइम प्रायोरिटी क्लास, ये उन कामों के लिए है जिन्हें रोका नहीं जा सकता। फिर आती है हाई प्रायोरिटी क्लास, जो टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशंस के लिए है। ज्यादातर चीजें जो हम चलाते हैं जैसे वेब ब्राउजर या वर्ड प्रोसेसर, वो नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास में आती हैं। और सबसे आखिर में है आइडल प्रायोरिटी क्लास, जो बैकग्राउंड कामों के लिए है, जैसे स्क्रीन सेवर। दूसरी तरफ अगर हम लिनक्स को देखें तो उसका स्केड्यूलर, जिसे कंप्लीटली फेयर स्केड्यूलर या CFS कहते हैं, उसकी फिलॉसफी थोड़ी अलग है। उसका लक्ष्य सबको फिक्स्ड टाइम स्लाइस देना नहीं है। नहीं, उसका गोल यह है कि हर टास्क को प्रोसेसर के टाइम का एक फेयर यानी उचित हिस्सा मिले। मतलब ये कि कोई भी प्रोसेस बहुत ज्यादा देर तक इंतजार ना करता रह जाए और कोई पीछे ना छूटे। तो इन सारी बातों से हम एक बहुत जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। शेड्यूलिंग का ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, इसमें कोई भी कंडक्टर परफेक्ट नहीं होता। सच तो ये है कि कोई एक बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है ही नहीं। कोई भी एक एल्गोरिदम हर सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। जो एल्गोरिदम एक सर्वर के लिए अच्छा है, जरूरी नहीं कि वो एक मोबाइल फोन के लिए भी उतना ही अच्छा हो। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि सिस्टम का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि एल्गोरिदम का चुनाव का फेयरनेस, एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस के बीच एक कमाल का बैलेंसिंग एक्ट है। एक ऐसा संतुलन जो हमारी इस डिजिटल दुनिया को पॉसिबल बनाता है, इसे चलाता है। और अब जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारे डिवाइसेस और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, AI, वर्चुअल रियलिटी, रियल टाइम टास्क्स, इन सब को चलाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के इन ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर्स यानी हमारे CPU शेड्यूलर्स को इस नई और कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिम्फनी को कंडक्ट करने के लिए किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।